हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़रिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट वाला, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ईयर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। तो जो ईआर मॉडल दिया हुआ है, अगर हम उसको रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितनी टेबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 61 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एक एंटिटी दी हुई है E1 और एक रिलेशन दिया हुआ आर, और यहाँ पे रिलेशन, यहाँ एंटिटी दी हुई E2। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन कौन सा दिया हुआ है। 1 to 1 दिया हुआ है, 1 to many दिया हुआ है या many to many। यहाँ आप देखोगे रिलेशन तो 1 to many दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हर एक एंटिटी की एक टेबल होगी 1 to many रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ देखिए E1 की एक टेबल होगी, इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ। एक्चुअली आंसर पहले लिखे हुए क्योंकि ये डायरेक्ट नोट्स के अंदर से क्वेश्चन डाला है मैंने। E2, यहाँ देखिए E2 की एक टेबल होगी। ओके, और रिलेशनशिप की कोई टेबल नहीं होगी। तो 1 to many केस है, और अगर ये आपका ईआर डायग्राम दे रखा है, ईआर मॉडल, इस केस के अंदर टोटल टेबल कितनी बन रही है हमारी? 2 टेबल बन रही है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल 2 कब बनेगी, 1 कब बनेगी। ठीक है ना। फिर इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है। मान लीजिए ये जो आपका रिलेशन दिया आर, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दे रखा है। ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट दे रखा है, मान लीजिए वर्क्स फॉर, मैनेज फॉर, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर, एम्प्लॉय 2, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट 2। तो जब भी 1 to many रिलेशनशिप होगा तो रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा मेनी साइड की ओर शिफ्ट करेगा। किस साइड शिफ्ट करेगा? मेनी साइड। ये देखिए एम का मतलब क्या है? मेनी। ये आपको ध्यान रखना है। 1 to many रिलेशनशिप दिया हुआ है तो मेनी साइड की ओर शिफ्ट करेगा अगर रिलेशनशिप के ऊपर कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए। 62 को देखिए, ये एंटिटी E1 दी हुई है, एंटिटी E2 दी हुई है, और आपको क्या निकालना है, इसके अंदर कितनी टेबल पॉसिबल है। तो 1 to many रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, हर एक एंटिटी की एक टेबल बनेगी, एक इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी। फिर देखिए यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है 82, ये क्या है? एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ओके, प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था, ये क्या है? एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है? इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू रह सकती है। तो जब भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसको हम अलग से एक टेबल क्रिएट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो टोटल टेबल कितनी हो गई? एक टोटल कितनी हो गई? 3 टेबल हो गई। ओके, तो अगर ये ईआर मॉडल दिया हुआ है और 1 to many रिलेशनशिप दिया हुआ है तो इसके अंदर 3 टेबल क्रिएट हो रही है। और वापस आ जाएगा कि अगर इस रिलेशन के अंदर कोई एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो किस साइड शिफ्ट करेगा? मेनी साइड की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे आगे मूव ऑन करेंगे आपको सब समझ में आता रहेगा। 63 देखिए, ईआर मॉडल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना रिलेशन कौन सा है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो कौन सा है? मेनी टू मेनी। कैसे पता चला मुझे? यहाँ देखिए N to M, ये भी मेनी है और ये भी मेनी है। ओके, चलिए, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई एंटिटी दे रखी है तो उसको सबसे पहले एक टेबल अलॉट कर दीजिए, दूसरी एंटिटी को भी एक टेबल अलॉट कर दीजिए, और रिलेशन है उसको भी आप एक टेबल अलॉट कर दीजिए। ध्यान रखना है, अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दिया हुआ है तो एंटिटी को तो टेबल मिलेगी मिलेगी, रिलेशनशिप जो दिया है उसको भी एक टेबल मिलेगी और हमेशा मिलेगी। ठीक है, तो इस केस, और यहाँ देखिए कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दे रखा है? नहीं दे रखा है। टोटल टेबल कितनी होगी? एक। टोटल टेबल कितनी होगी हमारे पास? 3 टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी 64 के अंदर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, तो एंटिटी को एक टेबल दे दीजिए, दूसरी एंटिटी को भी एक टेबल दे दीजिए, और रिलेशनशिप को भी एक टेबल दे दीजिए। ठीक है,
और यहाँ देखिए कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है क्या, हाँ है, A22 क्या है, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। कैसे पता चला है, यहाँ पे डबल इलिप्स दे रखा है, डबल लाइन इलिप्स, तो एक टेबल इसको अलॉट कर दीजिए। ओके, तो टोटल टेबल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। चलिए इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है वापस वही पहले वाला, कि मान लीजिए इस रिलेशन के अंदर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसमें और इसमें, है ना, तो बताए वो जो रिलेशन का एट्रीब्यूट है वो किस साइड शिफ्ट होगा, E1 वाली साइड शिफ्ट होगा या E2 वाली शिफ्ट होगा। तो आपको ध्यान देना है, अगर मेनी टू मेनी केस है और किसी रिलेशनशिप के ऊपर एट्रीब्यूट दे रखा है तो वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। ओके, वो क्योंकि रिलेशनशिप की खुद की एक टेबल बनने जा रही है तो एट्रीब्यूट क्या करेगा, उस टेबल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अगर रिलेशनशिप के ऊपर एट्रीब्यूट है और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दिया हुआ है तो जो गिवन रिलेशनशिप की जो टेबल बनेगी उसके अंदर वो एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 65 क्वेश्चन, रिलेशनशिप चेक कीजिए। रिलेशनशिप अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, 1 to 1। कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए 1 to 1। ओके, तो 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए पार्टिसिपेंट किस साइड है, सिंगल साइड है क्या, दोनों साइड पार्टिसिपेशन है, नहीं, तो दोनों में एक एक एंटिटी को एक एक टेबल अलोकेट कर दीजिए, 1 और 1। और यहाँ पे कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी नहीं है तो टोटल टेबल कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। और अगर रिलेशनशिप के अंदर एक एट्रीब्यूट होता तो किस साइड मूव करेगा, हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन वाली साइड की ओर। यहाँ देखिए डबल लाइन है, एक ही लाइन है और एक ही लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, तो रिलेशनशिप के अंदर कोई एट्रीब्यूट है और 1 to 1 रिलेशनशिप दिया हुआ है तो ये हमेशा किस साइड मूव करेगा, टोटल पार्टिसिपेशन वाली साइड। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। यहाँ भी देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप दिया हुआ है तो हम हर एक एंटिटी को क्या करेंगे, एक एक टेबल अलोकेट कर देंगे, ठीक है। और देखिए क्या यहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दिया हुआ है, हाँ, 82 एक दिया हुआ है तो इसको हम इसकी खुद की एक टेबल अलॉट कर देंगे तो टोटल टेबल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर इसके रिलेशनशिप के ऊपर कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो किस साइड शिफ्ट होगा, टोटल पार्टिसिपेशन वाली साइड में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे अगेन 1 to 1 रिलेशनशिप दिया हुआ है तो इस केस के अंदर कितनी टेबल बनेगी, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये टोटल पार्टिसिपेशन दिया, मुझे कैसे पता चला, ये डबल लाइन है, सिंगल लाइन नहीं है। सिंगल लाइन है तो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, डबल लाइन है दोनों साइड तो टोटल पार्टिसिपेशन है। तो अगर दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन दे रखा है तो हमेशा एक टेबल ही बनेगी। कितनी टेबल बनेगी, एक टेबल बनेगी। ओके, जिसके अंदर ये इसके एट्रीब्यूट भी मर्ज हो जाएंगे और इसके एट्रीब्यूट भी मर्ज हो जाएंगे। और अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई एट्रीब्यूट है तो उसका एट्रीब्यूट भी क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस। यहाँ पे भी देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप है और टोटल पार्टिसिपेशन है तो टेबल कितनी बनेगी, एक बनेगी, ठीक है। और यहाँ देखिए A22 क्या है, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसलिए टोटल टेबल कितनी बनेगी, 2 टेबल बनेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए लेके आता हूँ ताकि 1 by 1 आपको समझ में आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप दिया हुआ है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दी हुई है, वीक एंटिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, वीक एंटिटी। कैसे पता चला बताओ आप मेरे को, वीक एंटिटी हमेशा डबल लाइन रेक्टेंगल के अंदर होती है इसलिए वीक एंटिटी है। और हमेशा ध्यान देना अगर वीक एंटिटी है तो हमेशा पार्टिसिपेशन हमेशा क्या होगा, टोटल होगा। अगर वीक एंटिटी है तो पार्टिसिपेशन हमेशा क्या होगा, टोटल होगा। तो चलिए एक टेबल अलोकेट कर दीजिए वीक एंटिटी को और दूसरी टेबल अलोकेट कर दीजिए दूसरी वाली स्ट्रॉन्ग एंटिटी को, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये टेबल कितनी बन गई, 2 टेबल बन गई। क्योंकि 1 to 1 रिलेशनशिप है
इसलिए इस एंटिटी को भी टेबल देंगे, इस एंटिटी को भी टेबल देंगे। और अगर यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर कोई एट्रीब्यूट है तो किस साइड मूव करेगा, टोटल पार्टिसिपेशन वाली साइड, ठीक है। और वीक एंटिटी के अंदर कोई अगर की आती है, यहाँ देखिए ये की है, कैसे पता चला, यहाँ पे डैश लाइन लिख रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल की। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल की बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन देखिए 70th क्वेश्चन। इन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज रिजल्ट इन हाउ मेनी टेबल। क्या बोल रहा है, अगर एक रिलेशनशिप दिया हुआ है मेनी टू मेनी, ओके, ये एक एंटिटी है और ये रिलेशनशिप, और ये वापस एक एंटिटी है ना, ये रेक्टेंगल है, और ये दे रखा है m2n, तो कम से कम कितनी टेबल बनाएगी बताओ आप मेरे को। एक तो एंटिटी को देंगे, दोनों एंटिटी को और एक रिलेशनशिप को, तो कम से कम कितनी टेबल बनेगी, 3, ठीक है, जनरल केस के अंदर। 71 देखिए, डैश डज नॉट हैव प्राइमरी की, इट हैज पार्शियल की। मतलब ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसकी प्राइमरी की नहीं होती, कौन सी की होती है, पार्शियल की। अभी हमने देखा था वीक एंटिटी के जो की होती है वो कौन सी होती है, पार्शियल की होती है। अगर ये एट्रीब्यूट डिफाइन कर रखा है ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें ए डैश डैश डैश, इसके हम क्या बोलेंगे, पार्शियल की। वीक एंटिटी मस्ट हैव डैश पार्टिसिपेशन। वीक एंटिटी का पार्टिसिपेशन कौन सा होना चाहिए, पार्शियल पार्टिसिपेशन, टोटल, बोथ, नन। तो वीक एंटिटी का पार्टिसिपेशन हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, अगर ये वीक एंटिटी है तो इसका पार्टिसिपेशन में क्या होना चाहिए, टोटल। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हैव टोटल पार्टिसिपेशन। जो एंटिटी स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका जो पार्टिसिपेशन टोटल पार्टिसिपेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। में हैव मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, पर अगर ये वीक एंटिटी होता तो यहाँ आ जाता मस्ट हैव, होना ही चाहिए। ओके, तो देखिए पार्टिसिपेशन क्या होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं, एक तो टोटल पार्टिसिपेशन और एक पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पार्शियल पार्टिसिपेशन को हम 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एवरी वीक एंटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बाय यूजिंग जनरलाइजेशन, एडिंग एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट, यूजिंग एग्रीगेशन। तो देखिए कोई वीक एंटिटी है और अगर मुझे इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो मैं किसका यूज़ करूँगा। तो देखिए वीक एंटिटी समझिए, मान लीजिए ये है डिपेंडेंट्स और ये है एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय के ऊपर ये जो घर वाले हैं आश्रित है, ठीक है। एक कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके कौन कौन आश्रित हो सकता है, उसके मम्मी पापा, उसके बेटा बेटी और उसकी वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कर्मचारी होंगे और उन सब के बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं। पर मान लीजिए किसी एक डिपेंडेंट का नाम दे रखा है, मान लीजिए सतीश, और 2 नंबर पे डिपेंडेंट वाली टेबल के अंदर एक और नाम दे रखा है सतीश। तो अब बताएं, और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय दे रखा है E1 और E2, 2 एम्प्लॉय के नाम है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सतीश है वो इस E1 एम्प्लॉय के आश्रित है और दूसरा वाला सतीश है जो E2 एम्प्लॉय का आश्रित है। नाम तो 2 हो सकते हैं ना, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो एट्रीब्यूट है किस नाम से, नेम नाम से, वो क्या एक पार्शियल की है। आई बात समझ में। अगर मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय टेबल की जो एम्प्लॉय आईडी है उसको मैं करूँगा इसके साथ एड ऑन कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको इसके साथ एड ऑन कर दूंगा, मतलब साथ में लेके आ जाऊँगा। तो देखिए उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E1 सतीश और यहाँ पे क्या आ जाएगा E2 सतीश। उससे क्या क्लियर हो जाएगा कि इस E1 का एम्प्लॉय, ये जो सतीश है वो किससे संबंधित है, E1 एम्प्लॉय से। ये जो सतीश है किससे संबंधित है, E2 एम्प्लॉय से। ओके, तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर, नेम, दोनों मिलके क्या बना दें, एक फिर प्राइमरी की बना देंगे। तो वीक एंटिटी को अगर मुझे स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर एक एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। ओके, चलिए
75 an entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key is called, जिसके पास sufficient attribute नहीं है प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए। अभी बताया मैंने डिपेंडेंट वाला एग्जांपल, तो इसका आंसर क्या है, वीक एंटिटी। रिकर्सिव रिलेशनशिप आर, रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, नन। तो रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होते हैं, यूनरी होते हैं। रिकर्सिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, ये आपकी एक एंटिटी है और यहीं से क्या एक रिलेशन बन रहा है और उस रिलेशन का आउटपुट कहाँ जा रहा है, वापस उसी एंटिटी के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कर्मचारी है, मान लीजिए E1, E2, E3 और E4 कुछ कर्मचारी है, और इनमें इन कर्मचारियों के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी कर्मचारी किसी का भी मैनेजर हो सकता है। तो मान लीजिए E1 का जो मैनेजर है, ऐसे लिख लेता हूँ वापस, E1, E2, E3 और E4। तो E1 मान लीजिए E2 का मैनेजर है, E3 मान लीजिए E4 का मैनेजर है, E2 मान लीजिए E1 का मैनेजर है और E4 मान लीजिए E3 का मैनेजर है। कोई भी किसी का भी मैनेजर हो सकता है, जबकि ये दोनों एंटिटी क्या है, एक ही है। आई बात समझ में, 4 व्यक्ति है और चारों आपस के अंदर किसी का भी मैनेजर हो सकता है, कोई अलग से आदमी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी मतलब एक ही एंटिटी की जरूरत पड़ रही है। अगर इससे पहले वाला आप एंटिटी देखोगे तो वो सारे बाइनरी है। यहाँ देखिए, एक एंटिटी ये है, दूसरी एंटिटी ये है, इनको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूनरी रिलेशनशिप। 77 देखिए, इन 1 to n रिलेशनशिप इन ER मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड इन रिलेशनल मॉडल S। तो आपको रिलेशनशिप कौन सा दिया हुआ है, 1 to n, ठीक है। तो क्या बोला है आपको, इज इम्प्लीमेंटेड एज रिलेशन कोरस्पॉन्डिंग टू वन साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन ऑफ द n साइड। रिलेशन कोरस्पॉन्डिंग टू n साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन ऑफ द n साइड। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, सीधा सा आप ऐसे ध्यान रखिए, ये रिलेशन कौन सा है, 1 to m, ओके, 1 to m। तो अब बताया आप मेरे को, अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई एट्रीब्यूट आता है तो वो किस साइड मूव करेगा, मैंने क्या बताया था, मेनी साइड। किस साइड मूव करेगा, मेनी साइड। तो देखिए, ये एक टेबल है और ये एक टेबल है, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप है 1 और इसका है मेनी। तो हमेशा ध्यान रखना है, मेनी साइड की जो टेबल है वो क्या करेगी, 1 साइड की टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज करेगी। तो इसके अंदर मान लीजिए कोई कॉलम है और उसको हमने बनाया प्राइमरी की, तो ये क्या करेगी, मेनी वाली टेबल उस प्राइमरी की को क्या करेगी, रेफरेंस करेगी यहाँ से इस तरीके से, और उसके अंदर ये क्या हो जाएगी, फॉरेन की। हमेशा यही होगा, ठीक है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि फॉरेन की कौन सी टेबल की बनेगी, मेनी वाली टेबल की बनेगी या मेनी टेबल वाली साइड बनेगी या 1 टेबल वाली साइड बनेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, रिलेशन कोरस्पॉन्डिंग टू 1 साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन ऑफ द n साइड। n साइड की प्राइमरी की को हम फॉरेन की बनेंगे क्या, नहीं। रिलेशन कोरस्पॉन्डिंग टू n साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन ऑफ द 1 साइड। देखिए, हम क्या करें, 1 साइड की प्राइमरी की को हम फॉरेन की तरह यूज कर रहे हैं, फॉरेन की तरह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। In a relation RAB, functional dependency A determine B if B is a subset of A, then which of the inference rule it is। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, कुछ इन्फेरेंस रूल्स दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि ये जो डिपेंडेंसी दी हुई है ये कौन सा इन्फेरेंस रूल बताती है। तो 1 by 1 हम चलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो बताती है रिफ्लेक्सिव इन्फेरेंस रूल, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इन्फेरेंस रूल।
फिर देखिए इनर रिलेशन सेम दिया हुआ है और फंक्शनल डिपेंडेंसी चेंज है। ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, देन ए डिटरमाइंस सी। तो ये किस तरह का इन्फ्रेंस रूल है? तो यहाँ देखिए ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है। इस सिंबल का मतलब क्या है? डिटरमाइन, मतलब बता रहा है। डिटरमाइन, DETRMINE। तो ए बी को जनरेट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ये देन ए सी को कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है? डायरेक्टली सी को कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ए से बी ट्रांजिट हो रहा है और बी से फिर सी ट्रांजिशन में हो रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ए किस में ट्रांजिशन हो रहा है? सी के अंदर। इनर रिलेशन ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। ए डिटरमाइंस बी सी, देन ए डिटरमाइंस बी और ए डिटरमाइंस सी। यहाँ देखिए इफ है और फिर देन है, इफ है फिर देन है, मतलब ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ये क्वेश्चन है और ये देन के बाद आंसर है। तो ये बोल रहा है अगर ए बी सी दोनों को डिटरमाइन करता है तो अगर इंडिविजुअल को करे, ए बी को करे और ए बी को करे और फिर ए सी को करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। ध्यान रखना है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। बी सी डीकम्पोज हो रहा है ए टू बी और ए टू सी के अंदर, टूट रहा है। फिर देखिए इफ ए डिटरमाइन बी, देन ए सी डिटरमाइन बी सी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए और बी अकेले थे, पर क्या हो गया? दोनों साइड एक अलग एट्रीब्यूट आ गया सी सी, जो दोनों के अंदर इंटू हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं ए इंटू सी, तो ये सी क्या हो गया? दोनों साइड में इंटू हो गया। देखिए हो जाएगा ए सी डिटरमाइन बी सी। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेशन रूल। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेशन रूल। चलिए नेक्स्ट देखिए इन रिलेशन डिपेंडेंसी। देखिए ए डिटरमाइंस बी, ए डिटरमाइंस सी, यहाँ तक क्वेश्चन है इफ से ये के, देन ये आंसर ए डिटरमाइंस बी सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए ए पहले बी को अकेला डिटरमाइन कर रहा था, ए फिर सी को अकेला डिटरमाइन कर रहा है। अब ये क्या हो गए? दोनों क्लब हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनियन। क्या बोलेंगे? यूनियन। यूनियन डीकम्पोजिशन का जस्ट उल्टा है। डीकम्पोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। बीसी को टुकड़ों में बांट के बीसी कर दिया। यूनियन के अंदर हमने बीसी को जोड़ के बीसी कर दिया। एक वेरी सिंपल। 83 देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इफ ए डिटरमाइंस बी एंड सी डिटरमाइंस डी, देन ए बी डिटरमाइंस सी डी। यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है। देन ये होगा ए सी डिटरमाइंस बी डी। देन क्या हो जाएगा? ए सी डिटरमाइंस बी डी। तो इससे रूल को हम क्या बोलेंगे? बताया मेरे को? कंपोजिशन रूल। क्या बोलेंगे? कंपोजिशन रूल। तो ये सारे तरह के रूल हमने पढ़ लिए हैं। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, डीकम्पोजिशन, ऑगमेंटेशन, यूनियन और कंपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन देखिए 84। कंसिडर आर ए बी। इसका मतलब क्या है? आर का मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? आर। टेबल दी हुई है जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट है या कॉलम है ए और बी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो क्या कह रहा है ये? तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। ए बी कॉलम है, उनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है? एक 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 दो और दो दो। और ये क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ए बी को डिटरमाइन कर पा रहा है क्या। तो यहाँ देखिए एक 1 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आती है? 1। फिर वापस 1 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आती है? 2। तो देखिए एक वैल्यू के ऊपर 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। एक वैल्यू के ऊपर 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए।
तो ये यूनिकली इस रो को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए फर्स्ट वाला जो डिपेंडेंसी दे रखी है वो गलत है। फिर देखिए बी डिटरमाइंस ए, क्या बी ए को डिटरमाइन कर पा रहा है क्या? तो यहाँ देखिए इस एक से क्या निकल के आ रहा है, एक। फिर देखिए 2 से क्या बन रहा है, 1, और 2 से 2। सेम केस है, एक वैल्यू से 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 2 से 1 बन रहा है और 2 से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इसका मतलब दोनों जो डिपेंडेंसी है वो होल्ड नहीं कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा नथिंग ट्रू, डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। एक्स वाई जेड एट्रीब्यूट दे रखे हैं और ये टेबल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक्स वाई जेड, यहाँ लिख लेता हूँ 1 4 2, ये लिख रहा हूँ है ना, फिर 1 5 3, फिर 1 6 3, और क्या हो जाएगा 3 2 2। ओके, और अब हमें डिपेंडेंसी चेक करनी है। तो जब भी डिपेंडेंसी चेक करो हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप प्राइमरी की बनाने की कोशिश करना। प्राइमरी की के अंदर क्या होता है, कोई भी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। तो आपके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होने से बचना है, बस इतना सा करना है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई डिटरमाइन जेड, तो एक्स वाई डिटरमाइन जेड, तो एक्स वाई को एक साथ कर लो तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई डिटरमाइन जेड, तो ये क्या हो जाएगा 14 बता रहा है 2 को, 15 बता रहा है 3 को, 16 बता रहा है 3 को, और 32 बता रहा है 2 को। तो यहाँ देखिए कुछ भी सारी की सारी चीज़ें क्या यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है। तो जो फर्स्ट वाली डिपेंडेंसी वो क्या है मेरे पास, ट्रू। नेक्स्ट चेक करो जेड डिटरमाइंस वाई, क्या जेड वाई डिटरमाइन कर रहा है? यहाँ देखिए 2 4 को बता रहा है, 3 5 को बता रहा है, और फिर से 3 6 को बता रहा है। तो एक वैल्यू एक बार में 2 जने को नहीं बता सकती, मतलब सेम वैल्यू अलग अलग जनों को कैसे बता सकती है। तो जेड टू वाई जो डिपेंडेंसी है वो होल्ड नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिर देखिए वाई जेड डिटरमाइंस एक्स, वाई जेड क्या हो गया ये, और ये एक्स को डिटरमाइन कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा क्लब कर दो। तो 42 से क्या बन रहा है 1, 53 से 1, 63 से 1, और 22 से 1। सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो वेरिएबल है वो क्या यूनिक है। तो ये फर्स्ट वाली होल्ड कर रही है, तो मैं लगा रहा हूँ ट्रू। फिर देखिए y डिटरमाइंस जेड, y डिटरमाइंस जेड 4 2 बता रहा है, 5 3 6 3 2 2, यहाँ पे सारे यूनिक है। तो ये वाली भी क्या है आपकी, ट्रू। आपको क्या हो रहा है, इनमें से कौन सी ट्रू है? तो हमारा आंसर निकल के आ गया बी। पर 2 और है दी हुई, वो भी कर लेते हैं। वाई जेड डिटरमाइन एक्स, तो यहाँ पे देखा हमने वाई जेड डिटरमाइन एक्स, तो ये तो ट्रू है ही है, वापस करने की जरूरत नहीं है। एक्स डिटरमाइन जेड, तो इसको देख लेते हैं। एक्स क्या बता रहा है 2 को, तो देखिए यहाँ पे 1 बता रहा है 2, और वापस 1 बता रहा है 3। तो एक बार में कितनी 2 वैल्यू बता रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए। तो ये वाला हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए एक्स जेड डिटरमाइन वाई, एक्स और जेड, तो इनको क्लब कर दीजिए। ये क्या हो गया 12 13 13 और 32। तो देखिए 12 बता रहा है 4 को, यहाँ देखिए 13 बता रहा है 5 को, और फिर से 13 बता रहा है 6 को। यहाँ 13 बता रहा है 5 को और 13 बताया है 6 को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉल्स है। y डिटरमाइन x, तो y से x निकालिए, 4 से 1, यहाँ देखिए सारे के सारे वैसे यूनिक है, तो ये अपने आप में भी क्या है, ट्रू। तो इसका जो आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या निकालना है, सुपर की निकालनी है। क्या निकालनी है, सुपर की। और आपको गिवन क्या दी हुई है, कैंडिडेट की दी हुई है। फाइंड नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल विद गिवन कैंडिडेट की। क्या दिया है, आर ऑफ ABCDE कैंडिडेट की है, मतलब एक रिलेशन है आर टेबल
जिसके अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या है, ए बी सी डी ई, और उनमें से बोला है कि इनमें से एक कैंडिडेट की है जो कौन सी, ए है। तो आप मेरे को बताइए कितनी सुपर की पॉसिबल है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर एक एट्रीब्यूट है तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल, ये क्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n क्या है 5 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया। समझे आप, -1 क्यों किया, ये क्या किया, ये सोन चलेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। फाइंड नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल, इसमें भी सुपर की निकालनी है। तो नंबर ऑफ सुपर की क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमेशा 2 की पावर n तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे n क्या है, कितने एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5, तो n की जगह वैल्यू रख दी मैंने, क्या रख दी 5। और -1 क्यों किया, क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर एक एट्रीब्यूट है। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पे एट्रीब्यूट कितने हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2, और n की वैल्यू क्या है बताया आप मेरे को 5 माइनस 2, ये क्या हो गया 8। तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो गया आपके, नंबर ऑफ सुपर की 8 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल विद गिवन नंबर। तो यहाँ पे देखिए कितने कैंडिडेट की है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जितनी एक कैंडिडेट की दे रखी है उतना हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट के अंदर से माइनस करते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 89, और कोशिश कीजिएगा प्रीवियस और नए क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आप देख सके। तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या दे रखी है, यहाँ के 2 एट्रीब्यूट अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों एक साथ में कैंडिडेट की है, अलग अलग नहीं है, ए कोमा बी कोमा सी। यहाँ देखिए कैंडिडेट की दे रखी अलग दे रखी, ए अलग कैंडिडेट की है और बी अलग कैंडिडेट की है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, तो देखिए इसको इंडिविजुअल मान लीजिए, तो इसकी सुपर की कितनी हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1, और b भी एक अलग एट्रीब्यूट है तो प्लस करके लिख लूँगा 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है a, और यहाँ पे ये क्या है b। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डबल बार रिपीट हो गया, इस ये वाला एरिया क्या हो गया 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए मैं इसको माइनस करेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा माइनस माइनस 2 की पावर n माइनस क्या करूँगा, जितने एट्रीब्यूट है 2। समझ में आई बात, समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखते रहिए, इंडिविजुअल ले लीजिए। तो अगर एक कैंडिडेट की तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, एक कैंडिडेट की तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, पर दोनों है ना तो प्लस करके यहाँ माइनस करो, और माइनस कितने करोगे जितने एट्रीब्यूट है 2 की पावर n माइनस 2, हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। तो ये क्या n की वैल्यू क्या होगा इसके अंदर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 सॉरी, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा 16 16 16 32, और 32 माइनस 8 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, डी इसका है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। कैंडिडेट की क्या दी हुई है देखिए, जितनी कैंडिडेट की हुई उतना माइनस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सुपर की इक्वल टू, इस ए का क्या हो जाएगा सुपर की ऑफ ए प्लस सुपर की ऑफ बी सी माइनस सुपर की ऑफ ए बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए की सुपर की कितनी हो जाएगी बताया आप मेरे को 2 की पावर n, और ए कितना अकेला -1, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, बी सी साथ में है तो ये क्या हो गया 2, माइनस क्या हो जाएगा जितनी टोटल सुपर की है n माइनस ए बी सी तीनों साथ में 3। तो ऑप्शन में पुट कीजिए, n की वैल्यू 5 दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, प्लस 2 की 5 3 ये क्या हो जाएगा 8, माइनस
5 माइनस 3 ये क्या हो गया 4, 16 प्लस 4 क्या हो गया 20। तो इसका आंसर क्या आ गया 20, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखते रहिए, करते रहिए, समझ में आ जाएगा। लास्ट तक जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस देखिए। यहाँ पे कैंडिडेट की थी A, BC, यहाँ पे है AD और BC, तो उसकी सुपर की बताइए। अब बताओ कैसे बनाओगे, दोनों को इंडिविजुअल मान लो। तो सुपर की ऑफ AD प्लस सुपर की डी ऑफ BC माइनस सुपर की ऑफ ABCD, ठीक है। तो सुपर की अगर AD लेते हैं तो क्या हो जाएगी 2 की पावर n क्या है 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 की पावर BC 5 माइनस 2 3, माइनस क्या करेंगे इन चारों को 1 2 3 4, किस में से 5 में से, तो यहाँ क्या बच गया 1। तो ये क्या हो गया 8 और 8 16 माइनस 2 दैट इज 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 14, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखिए। फाइंड नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल विद गिवन कैंडिडेट की। कितनी सुपर की पॉसिबल हो सकती है गिवन कैंडिडेट की। तो यहाँ देखिए ए बी और बी सी, इस और इस क्वेश्चन के अंदर क्या फर्क है, यहाँ पे एट्रीब्यूट चारों अलग है, पर यहाँ देखोगे तो बी क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है। तो कैसे करेंगे, करने का वही तरीका है, ए बी को इंडिविजुअल मानो तो इसकी कितनी बनेगी 2 की पावर n माइनस 2 प्लस बी सी कितनी बन जाएगी 2 की पावर n माइनस 2। और चूंकि इंडिविजुअल एट्रीब्यूट कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 माइनस होगा 2 की पावर n माइनस 3। यहाँ देखिए 4 क्यों माइनस किया था 5 में से, क्योंकि ए बी सी डी चारों अलग है। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी, तो बी तो अपने आप में एक ही है, तो ए बी सी 3 एट्रीब्यूट है इसलिए 3 माइनस करूँगा। तो ये क्या हो गया 5 में से 2 गए तो 3, तो 8 प्लस 8 माइनस 5 माइनस इन 2 4, ओके। तो 8 प्लस 4 क्या हो गया 12। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 12। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन करने। प्लीज़ जो मैंने करवाया उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई सी भी जंग जीत सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और भी वीडियोस आते रहेंगे। वेरी वेरी थैंक यू।